हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो करें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? जो लास्ट क्लास हमने ख़त्म की थी वो हमने ख़त्म की थी शब्दों की कुछ गलतियों पे, यानी कि हम लोग शब्द लिखते हुए कुछ स्पेलिंग एरर्स करते हैं और उन स्पेलिंग एरर्स को दूर करने के लिए क्या इलाज था? एक ही इलाज था, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। तो हमारा जो आज का लेक्चर्स है वो कुछ उन स्पेलिंग्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप शब्दों को ध्यान से देखें तो हर एक शब्द के अंदर कुछ एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी बोले तो हर वर्ड के ऊपर ना अपना एक फोकस एरिया होता है। जैसे हर इंसान के अंदर अपना कोई फोकस स्किल्ड होता है, वैसे ही हर एक शब्द के अंदर अपना एक फोकस एरिया होता है। जैसे कि इस कोट को पढ़ती हूँ मैं, जो आज लिखा हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। अगर मैं हैप्पी बोलूँ तो हैप्पी के अंदर पी के ऊपर क्या था? फोकस ज़्यादा रहा, यानी कि स्ट्रेस। पी बोलते हुए मुझे थोड़ा ज़्यादा जोर लगा, साउंड थोड़ी ज़्यादा है। हैप्पी प कहीं ना कहीं और शब्दों से ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, तो यहाँ पर स्ट्रेसफुल होने की वजह से ये डबल हो गया हैप्पी। सक्सेसफुल के अंदर सी के ऊपर ज़्यादा था तो सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है। अब एक हर वर्ड के अंदर क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। मुझे कैसे पता कि इसे स्टॉप ही बोलना है? मुझे कैसे पता कि इसे लर्निंग ही बोलना है? तो जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं से सीखा होगा, किसी ने इनके प्रोनाउंसिएशंस के रूल्स बनाए होंगे, तो उन रूल्स की कुछ ट्रिक्स भी होंगी। तो इसके लिए अगर आप बच्चे डिक्शनरी पढ़ना पसंद करते हैं या फिर डिक्शनरी आपने अपने लाइफ टाइम में पिछले पढ़ी है अप टू 10th तक, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। और अगर नहीं भी पढ़ी डिक्शनरी तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, तब भी आप समझ ही पाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हर एक वर्ड के अंदर कुछ स्ट्रेस होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। जब मैं ये बोलती हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो जब हम कुछ वर्ड्स को सुन रहे हैं तो एक साउंड क्रिएट हो रहा है। वॉन्ट वन गो में चला गया, यानी कि मैं बोलूँ कि छोटा सा रिदम दे रहा है, ये छोटा सा म्यूजिक दे रहा है। वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, नेवर स्टॉप लर्निंग। तो कहीं ना कहीं रिदम आ रही है इसमें। रिदम, फोकस, स्ट्रेस, इन सबको अगर हमें स्टडी करना आ गया तो हम लोग स्पेलिंग्स में ज़्यादा मिस्टेक नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन ऑफ एनी वर्ड, अगर आपको कोई वर्ड बोला जाए तो आप उसको लिखने से पहले उन्हें तोड़ मरोड़ते हो ना, कि एनरिचिंग, तो इसके अंदर आपने किस स्पेलिंग्स को तोड़ा, उनके ऊपर फोकस चेक किया और उसी के अकॉर्डिंग आपने स्पेलिंग लिखी। ऑलमोस्ट हमारे स्पेलिंग सही होते हैं क्योंकि हम लोगों को बचपन से ये पढ़ाया जाता है, रिदम के साथ चलना है हमें। जो फोनिक साउंड हमें सुनाई दे रही है उसके साथ चलना है, और फोनिक साउंड यानी कि वो रिदम। तो यानी कि हमें शब्दों को समझने के लिए दो चीज़ों को पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज रिदम एंड सेकेंड वन इज साउंड। तो रिदम और साउंड। रिदम क्या होता है? रिदम एक स्लेबल है। स्लेबल बोले तो वो मिनिमम साउंड जो किसी शब्द को बोलने में आती है, जैसे वॉन्ट, हैप्पी, सक्सेसफुल, ठीक है। तो जितनी साउंड उसमें क्रिएट होती है उसी के अकॉर्डिंग उसके शब्द बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोनाउंसिएशंस होती है। यानी कि एक सिलेबल के अंदर है तो वो वन गो में बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, फेम, नेम, क्लेम, ट्रेन, ड्रीम, तो ये सब क्या है? आपके वन सिलेबल में, यानी कि एक साथ बोले जा रही हैं। इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं लग रहा आपका, तो उनको बोलेंगे वन सिलेबल वर्ड, ठीक है। टू सिलेबल वर्ड कैसे होंगे? जहां पर एक आपका सेंटेंस जो है या फिर आपकी जो रिदम है वो चेंज होगी, यानी कि एक सुर से दूसरे सुर में बदलेगी आपकी। एड्रेस तो ये एक गो में नहीं गया था, जैसे फेम वन गो में चला गया था, लेकिन यहाँ पे हमारी जो साउंड है वो ट्विस्ट हुई, यानी कि एड्रेस अलग स्ट्रेस से अलग स्ट्रेस में पहुंची। कन्फेस, रिड्रेस, ट्रांसग्रेस, और थ्री सिलेबल भी हो सकते हैं जहाँ पे, जैसे कि क्रेडेंशियल्स। तो इसके अंदर क्या था आपका? क्रेडेंशियल्स, तो इसके अंदर आपकी तीन चीज़ों में आई। सेक्रीफाइस, ट्रेपोलिन, तो यहाँ पर आपके क्या थे? आपके तीन साउंड आए, तीन रिदम आए इसके अंदर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगर हमारे पास आए कि हमें कोई शब्द दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में और हमें पूछा जाएगा कि ये बताओ वन सिलेबल है या थ्री सिलेबल है या टू है या फोर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उसे बोल कर देखना है। आपको अपने आप उसका साउंड बता देगा कि ये वन है, टू है, थ्री है। फेम, एम, क्लेम, ट्रेन, ड्रीम, तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे सेम साउंड वाले शब्दों को लिखने के हमें होमवर्क मिलते थे, कट, बट, शट, इस तरह से, तो वो क्या है? वो आपके वन सिलेबल हैं। टू में क्या होगा? आपको टू का साउंड आएगा, यानी कि कॉन्फेस, रीड्रेस, ट्रांसग्रेस, इस तरह से। और थ्री के अंदर आपको थ्री तरह की साउंड्स आएगी, क्रेडेंशियल्स, सेक्रीफाइस, ट्रेपोलिन, ठीक है। तो उसके अलावा आप आ जाओ फोर्थ के अंदर। फोर्थ वन में क्या है? फोर्थ वन के अंदर अगेन आपका जो वर्ड है, जो अपने साउंड को पहचानोगे तो वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे
रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन। तो आप रेट्रीब्यूशन जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये 4 साउंड्स के अंदर सुनाई देगी। या फिर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन जब आप पूरा इसको पढ़ोगे तो आप देखो ना, सेटिस बोलते हुए भी मुझे 2 बार लगा, और फैक्शन उसके अंदर भी मुझे 2 अलग अलग रिदम लगे। तो कंबाइंडली ये हो गए 4 सेक्शन, 4 रिदम्स। उसके बाद आ जाओ 5th वन के अंदर। 5th वन के अंदर क्या है, उसमें 5 तरह की साउंड आपको सुनने मिलेगी। कॉन्ग्लोमेरेशन, यानी कि जब आप इसे बोलोगे तो कॉन्ग्लोमेरेशन, तो यहाँ पर आपको 5 तरीके के रिदम सुनाई दिए, 5 तरह के साउंड सुनाई दिए। तो इस तरह से रिदम को कंपेयर करते हुए हमें पता चल जाएगा फर्स्ट रिदम है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला है, 5th रिदम सिलेबल के अंदर आएगा, किस सिलेबल के अंदर ये आएंगे। तो जिस सिलेबल के अंदर आएंगे वो ऑप्शन आप टिक कर देना। ये तो रही बात आपकी रिदम की। रिदम के साथ ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर सिलेबल टूट रहा है, यहाँ पे अलग वर्ड यूज होगा। उसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको बताता है किसी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे करना है, यानी कि कोई वर्ड जो है कितना इफेक्टिव है। जब भी कोई वर्ड आप बोलोगे ना, किसी भी वर्ड को आप बोलो तो उस वर्ड के अंदर हमेशा ऐसा होता है, एक वर्ड होता है जिसके ऊपर स्ट्रेस रहता है। या तो स्टार्टिंग वर्ड होगा या बीच में कोई वर्ड हो सकता है, तो एक ही वर्ड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से वो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही की जाती है। जैसे कि देखते हैं, डिक्शनरी जनरली शो द मेन स्ट्रेस मार्क बाय पुटिंग अ सिंबल पोस्ट्रोफे अबव एंड बिफोर द स्ट्रेस लेवल, यानी कि जो सिलेबल स्ट्रेस होगा, यानी कि जिसकी साउंड के ऊपर हमें स्ट्रेस थोड़ा देना होगा, उससे पहले और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर एक पोस्ट्रोफे लगा दिया जाएगा। जैसे कि रिपोर्ट, आपको पता है कि प पे फोकस करना है, प को साउंड देना है। अगर हमें नहीं पता होता तो शायद हम रिपोर्ट ऐसे भी बोल सकते थे उसको, रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट हम जनरली इसको रिपोर्ट ही साउंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके रूल्स के साथ लिखा हुआ है, जिसके ऊपर पोस्ट्रोफे उस एक स्पेसिफाइड वर्ड के ऊपर क्या होगा, आपका स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट टू नो दैट द सेम वर्ड व्हेन यूज्ड एज नाउन इट इज स्ट्रेस्ड डिफरेंटली। एग्जाम्पल, रिपोर्ट, रिपोर्ट, यानी कि जब आपको उसको नाउन का यूज़ करना है तो नाउन के अंदर पूरा वर्ड जो है वो अलग तरह से प्रोनाउंस होता है, यानी कि वो दिखना चाहिए कि वो नाउन है, यानी कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर वो मेन चीज़ है, तो वो आपको प्रोनाउंसिएशन से दिखनी चाहिए। ओनली वन सिलेबल इन अ वर्ड कैरीज द मेन स्ट्रेस एंड द अदर सिलेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड। तो इसके अंदर क्या होगा, उसका एक सिलेबल, यानी कि एक से ज़्यादा जब सिलेबल होंगे तो एक सिलेबल क्या होगा, उस पर स्ट्रेस होगा। जैसे री के ऊपर स्ट्रेस हो गया, या फिर पो के ऊपर स्ट्रेस हो गया, तो किसी एक सिलेबल के ऊपर, यानी कि एक तरह के रिदम में ही स्ट्रेस होगा। बाकी जो रिदम्स है वो कैसी रहेंगी, अनस्ट्रेस्ड रहेंगी, यानी कि उनको बोलने में इतना फोर्स नहीं लगेगा, आपका इतना स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो जिस सिलेबल के ऊपर आपका स्ट्रेस लगता है वो उसका फोकस्ड एरिया होता है, मेन एरिया होता है, उसको प्रोनाउंसिएशन हमें उस वर्ड के ऊपर फोकस देकर ही करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। रिदम और स्ट्रेस का मतलब, रिदम क्या, रिदम आपको कोई शब्द पढ़कर पता चलेगा कि इसमें कितनी रिदम आ रही है, यानी कि कितने तरह के साउंड क्रिएट होते हैं जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं। और स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस हमें प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताता है, यानी कि अगर हमें किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता और इफ़ वी डू द गूगल सर्च फॉर दैट वर्ड, तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए क्या लिखा होता है। उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए ना हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर नीचे लिखा होता है इंग्लिश के अंदर, और हर एक के ऊपर कुछ पोस्ट्रोफे लगा होता है या अंडरलाइन लगा होता है, तो इस तरह से कुछ साइन बने होते हैं प्रोनाउंसिएशन के सिंबल के पास, तो वो हमें बताते हैं कि इसे प्रोनाउंस कैसे करना है, यानी कि इसको प्रोनाउंस करने के लिए हमें किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है। तो ये जो सिंबल होते हैं पोस्ट्रोफे, या ऊपर एक डैश लगा होता है या नीचे डैश लगा होता है, डॉट लगा होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हमें प्रोनाउंसिएशन का स्ट्रेस बताते हैं कि स्ट्रेस क्या है उस चीज़ का। ठीक है, क्लियर है रिदम और स्ट्रेस के बीच में। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। हम आगे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के बाद आगे हम आ जाते हैं एब्रीवेशंस के ऊपर। एब्रीवेशंस क्या होते हैं, बिफोर वी स्टार्ट एब्रीवेशंस, मैं एक आपको ना एब्रीवेशंस और एक्रोनिम दो कंसेप्ट करवाना चाहती हूँ। एब्रीवेशंस होते हैं किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं हम, जैसे कि एटसेट्रा को आप ETC लिख देते हैं। ठीक है, इंटरव्यू को आप INT भी लिख सकते हैं, या इंटरेस्ट को लिखते हैं आप INT, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, +2 में अकाउंट्स पढ़ के आए हैं तो इंटरेस्ट को INT लिख देते हैं, डेबिट को DR लिख देते हैं, क्रेडिट को CR लिख देते हैं, अकाउंट को A/C बना देते हैं। उसी तरह से सीरियल नंबर को SI नंबर लिख देते हैं। तो इसमें क्या क्या कुछ है, कैसे बनी हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें बनती हैं आपकी एब्रीवेशन से। एब्रीवेशंस बोले तो किसी भी एक शब्द को काट कर छोटा कर दो। क्यों छोटा कर दो, इतना बड़ा लिखना नहीं हमें। ठीक है, इतना बड़ा लिखना नहीं हमें, जैसे एक्सपीरियंस को काट के EXP लिख दिया, और एक्सपायरी को भी हम EXP लिख सकते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग को काट के MNF लिख दिया। तो ये सब क्या है हमारे, ये शॉर्ट फॉर्म है और उन्हीं शॉर्ट फॉर्म को एब्रीवेशंस बोला जाता है। ठीक है, अब मैंने एब्रीवेशंस के साथ एक और वर्ड आपको बोला था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या था आपका, एब्रीवेशंस के साथ मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे एक्रोनिम के बारे में। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम होता है जब आपके पास 3 या 4 शब्द दिए जाते हैं और वो बहुत मेजरली यूज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके फर्स्ट लेटर उठाकर हम उसको एक्रोनिम बना देते हैं। जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब बार बार अगर मुझे ATM का जिक्र करना है, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन का जिक्र करना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट स्पेलिंग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार लिखूँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ये मेरे जो पैराग्राफ है उसको बोर भी कर देगा और प्लस मुझे थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी बार बार इतने लंबी स्पेलिंग को अगेन एंड अगेन लिखने के लिए। अगर मैं आपको यूजेस ऑफ ATM बता रही हूँ, यानी कि यूजेस ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन बता रही हूँ, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टाइम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, व्हाट विल आई यूज, ऑटोमेटेड का A उठाऊंगी, टेलर का T उठाऊंगी, मशीन का M उठाऊंगी और उसका शॉर्ट फॉर्म बना दूंगी ATM। यानी कि जब हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब उनके फर्स्ट लेटर्स को उठा लिया जाता है पर्टिकुलर वर्ड को, तो उससे जो एब्रीवेशंस हमारी बनती हैं, यानी कि उससे जो शॉर्ट फॉर्म बनती है, उसे बोला जाता है एक्रोनिम। और एक्रोनिम भी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का शॉर्टर फॉर्म है, इसीलिए वो एब्रीवेशंस की हेडिंग के अंडर कवर होता है, बट उसको आप एक्रोनीम ही बोलिएगा, उसे कभी भी एब्रीवेशंस मत बोलिएगा। एब्रीवेशंस के अंदर क्या होता है, किसी शब्द को काटकर छोटा करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, शब्दों को काटकर छोटा नहीं, बस हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर से फर्स्ट लेटर उठाते हैं। तो डिफरेंस है छोटा सा एब्रीवेशंस और एक्रोनीम के अंदर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एब्रीवेशंस क्या है, एब्रीवेशंस है आपका शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्रेज या टेक्स्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एब्रीवेशंस और वर्ड यूज़ किया कहाँ जाता है, आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, आपके लेक्चर्स चल रहे हैं क्लास में, या फिर आप वीडियो कॉल ले रहे हैं, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, तो जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट डाउन करने की चीज़ें हैं और आप उसको एग्जैक्टली लंबी स्पेलिंग के अंदर ही पॉइंट डाउन करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो बोल कर निकल जाएगा। अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ऑफ कोर्स आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लाइव सेशन होता, आपके पास ऑप्शन नहीं होता पॉज करने का, तब आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम के लिए आप वहाँ पर एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज अगर मैं पर्टिकुलर बार बार बोल रही हूँ, तो आप पर्टिकुलर को PART डॉट लिख सकते हैं। पर्टिकुलर बार बार पूरी स्पेलिंग लिखने की बजाय आपका टाइम सेव होगा इससे। तो एब्रीवेशंस क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपका टाइम क्या हो, बचे, एंड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एट अ लेटर टाइम। और आपने एब्रीवेशंस बनाई है तो आप इसे बाद में भी समझ सकते हो। एब्रीवेशंस जब भी आप यूज़ करते हो ना, तो उसका एक ना फॉर्मूला है, एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं तो जब भी एब्रीवेशंस यूज़ करो, अपने नोटबुक पे या फिर जहाँ पर भी आपने एब्रीवेशंस यूज़ किया है उसके साइड में कहीं की ज़रूर लिखनी चाहिए। की मतलब रेफरेंस लिखना चाहिए कि मैंने इस पूरे पैराग्राफ में ये एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं और पर्टिकुलर इस एब्रीवेशंस का मतलब ये है, यानी कि इस एब्रीवेशंस की फुल फॉर्म ये है। जहाँ जहाँ मैंने AMT लिखा होगा उसका मतलब क्या है, अमाउंट। तो आप इसको रेफरेंस दोगे तो कोई भी अगर आपकी नोटबुक से अगर पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एब्रीवेशंस को समझने के लिए। अदरवाइज अगर आपने सेल्फ के लिए बनाए हैं वो नोट्स, तो आप तो कभी भी समझ सकते हो। ठीक है, कुछ एब्रीवेशंस वो होंगे जो आप अपने हिसाब से बनाओगे, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओगे, और कुछ एब्रीवेशंस ऐसे होंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज हैं, जैसे कि एटसेट्रा। अकाउंट को आप A/C लिखोगे तो हर जगह यूज है। क्रेडिट को आप CR लिखोगे तो कोई फॉर्मल मीटिंग के अंदर भी या फॉर्मल नोटिस के अंदर भी आप लिख रहे हो CR, तो वो अलाउड है। जैसे कि अगर आप AM/PM लिखते हो, यानी कि अगर PM का वैसे तो फुल फॉर्म होता है पोस्ट मैरिडम, लेकिन उसके बाद भी आप PM वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द टाइम, फॉर डिनोटिंग टाइम, तो वो अलाउड है, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। तो फॉर्मल के अंदर यानी कि आप कौन कौन से एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हैं, ओनली दोज एब्रीवेशंस विच आर वेल नोन, यानी कि in formal writing it is the best to use only well known abbreviations that are understood by all and are in frequent practice, यानी कि जो सब समझते हैं और जो frequently practice के अंदर यूज़ किया जाता है। आर इन, यहाँ पर ये infrequent हो गया है। infrequent मतलब इन अलग है और फ्रीक्वेंट अलग है, यानी कि फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस के अंदर यूज़ होता है। आगे क्या है आपका एग्जाम्पल देखिए, ETC किसके लिए यूज़ करते हैं, हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, एटसेट्रा के लिए। ये ठीक है, ETC यूज़ करते तो हर कोई समझ जाएगा, लेकिन अगर आपने एटसेट्रा की अपनी ही बनाई हुई है कोई एब्रीवेशंस, यानी कि आपने ETC ना लिख के ETA लिख दिया, एब्रीवेशंस आपकी कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एब्रीवेशंस आप खुद बनाते हैं
और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, तो आपने कोई भी एब्रीवेशंस अगर यूज़ की हैं तो वो गलत नहीं है अनटिल अनलेस आपने उसका रेफरेंस दिया हो, ठीक है। तो ईटीए अगर किसी ने यूज़ किया है तो वो ईटीए उसके लिए तो एटसेट्रा है, बट बाकियों को तो पढ़ के समझ नहीं आएगा ना ईटीए क्या है, तो आपको या तो रेफरेंस देना होगा, और अगर फॉर्मल आप कोई लेटर लिख रहे हो तो आपको अपने पर्सनल जो एब्रीवेशंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि सच प्रैक्टिस इन फॉर्मल राइटिंग शुड बी अवॉइडेड। कौन सी प्रैक्टिस? अपने खुद के एब्रीवेशंस यूज़ करने की प्रैक्टिस। तो क्या हम कोई भी एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, अभी पढ़ा है, हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ वो जो कि क्या है, वेल नॉन, यानी कि हर किसी को पता है, हर कोई नॉन है, हर कोई यूज़ करता है अपने रेगुलर यूजेस के साथ, तो सिर्फ हम वही एब्रीवेशंस अपनी फॉर्मल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी एब्रीवेशंस आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एब्रीवेशंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं आगे। टाइप्स, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक टाइप तो ये आपको मैंने पढ़ाया था कि जो आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फर्स्ट लेटर उठा लोगे, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स M.A, पोस्ट मैरिडम P.M, उसके बाद है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, कंपनी का नाम है BBC, ठीक है। अब ये सब क्या है, इन सब को हमने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, ठीक है। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखते थे तो हर एक के पीछे डॉट लगाते थे, B.B.C, तो BBC। तो आजकल क्या बोलने लगे, आजकल बोलने लगे कि ट्रेंड ऐसा चल रहा है, आप जो एक्रोनिम्स बना रहे हो उसमें डॉट ना लगाओ, क्योंकि एक्रोनिम क्या है, एक्रोनिम अब आजकल एक वर्ड की तरह ही पढ़ने लगे हैं लोग। BBC, यूनिसेफ, FICCI, गेल, भेल, तो एक वर्ड की तरह यूज़ होते हैं, तो आप इनके अंदर डॉट ना लगाएं, बिना डॉट के भी यूज़ हो जाए, यानी कि एब्रीवेशंस अगर आपने विदाउट डॉट भी यूज़ किए हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा है, डॉट्स जो है धीरे धीरे हटती जा रही हैं। पहले ऑल्दो लगती थी, आज भी आप लगाओगे डॉट तो गलत नहीं है, बट डॉट अगर नहीं लगाते हो तो वो भी सही है। In these example, above abbreviations can be used without the full stop also according to the emerging trend, ठीक है। चलो जी, एक तो फॉर्मूला यही हो गया, एक्रोनिम बना दिया आपने एब्रीवेशंस यूज करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है एब्रीवेशंस बनाने का? दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपने कोई भी पर्टिकुलर वर्ड पढ़ा, उसके स्टार्टिंग के 3 और 4 वर्ड्स उठा लो, जैसे कि प्रोफेसर का प्रॉफ उठा लिया आपने, यहाँ पे प्रोफेसर की जगह प्रोफेशनल भी हो सकता है, कैप्टन का आपने CAPT उठा लिया, उसी तरह से मेजर के लिए आपने MAG कर दिया, जनरल के लिए आपने GEN कर दिया। आप अनदर अपने कोई भी बना सकते हैं इस तरह के, मतलब शॉर्टनिंग कर सकते हैं आप किसी भी वर्ड के, और आप अपना कोई भी एब्रीवेशंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो एब्रीवेशंस ऑलरेडी है आप वही यूज़ करो, आप अपने भी बना सकते हो। चलो जी, एक तो ये हुआ। एक एब्रीवेशंस बनाने का तरीका ये होता है कि आप अपना फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम DR लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि डॉक्टर का D उठा लिया और R का R उठा लिया, बार बार हमें डॉक्टर 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर, मिस्टर के लिए हमने MR लिख दिया, मिसेस MRS, मिसेस को MRS इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो मिस्टर का फीमेल वर्जन है, इसीलिए वहाँ पर S डिनोट करने के लिए है कि मिस्टर मिसेस। आगे मिस MS हम लिख देते हैं उसके लिए, इंजीनियर ER लिखते हैं हम उसके लिए। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका है एब्रीवेशंस बनाने का, जहाँ पर हम फर्स्ट लेटर उठा सकते हैं और हम लास्ट लेटर उठा सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी जगह देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं एब्रीवेशंस बनाते हुए, जैसे कि गवर्नमेंट का एप्लीकेशंस क्या है, गवर्नमेंट का एब्रीवेशंस कई लोग लिखते हैं GOV और कई लोग लिखते हैं GOV पोस्ट ऑफिस T या फिर GOVT डॉट, तो दोनों ही ठीक हैं, गलत नहीं है। अगर आप GOV.T लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स उठाए और लास्ट का जो वर्ड था, बिल्कुल लास्ट वर्ड, गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? GOVERMENT, गवर्नमेंट, तो उसके अंदर क्या होगा, लास्ट का आपने T उठाया, आगे का GOV उठाया, तो GOVT डॉट, तो वो एब्रीवेशंस भी आपकी क्या हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं हम। तो जैसे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का हम पढ़ चुके हैं, मिस्टर मिस्टर, डॉक्टर डॉक्टर, और इसके अलावा एक और जो मैंने आपको एब्रीवेशंस बताई, आपके सिलेबस के अंदर नहीं थी ऑल्दो वो, कि स्टार्टिंग के 3 लेटर्स आपने उठाए और लास्ट का लेटर आपने उठा के उसके अंदर मर्ज कर दिया, तो आप उसका क्या बना सकते हो, उसका एब्रीवेशंस बना सकते हो। एक तरीका वैसे और होता है एब्रीवेशंस बनाने का, जो अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो आपके सिलेबस में नहीं है आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो उन चीज़ों को। क्या तरीका होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि ये जो आपकी अमेरिकन इंग्लिश होती है कंसिस्टिंग, वो कंसिस्टिंग नहीं बोलते, पूरा कंसिस्टेंट बोलते हैं, तो आप उसको लिख भी सकते हो कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्ट लिख के लास्ट का जो सफिक्स है उसको आप छोटा कर सकते हो, IN लगा दो, G हटा दो उसका,
ठीक है। और क्या होता है मीजरिंग, तो मीजरिंग लिख सकते हो, गोइंग, GOIN गोइंग, तो आप जी हटा सकते हो। तो उसको आप मतलब ब्रिटिशर्स इंग्लिश से कन्वर्ट करके अमेरिकन इंग्लिश में भी कर सकते हो। एक और तरीका होता है एब्रीविएशंस का जो हम नॉर्मली अपने व्हाट्सएप चैट के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो भी अलाउड है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वोवल्स को हटा देते हैं, वोवल्स हटा देते हैं। तो वोवल्स हटाने के बाद हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं वो बहुत ही शॉर्टेड बचती हैं। जैसे कि आप स्कूल की स्पेलिंग लिख सकते हैं SCHL, यानी कि आपने क्या हटाए, वोवल्स हटा दिए। वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, AEIOU, ये वोवल्स आप हटाकर अपनी स्पेलिंग्स को क्या कर सकते हो, एब्रीवेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक टर्म्स। तो कुछ मीजर्स होते हैं जो हमें साइंटिफिक या फिर मेजरमेंट के थ्रू मिले हैं, जैसे किलोग्राम को ग्राम बोलते हैं, हेक्टेयर को HC बोलते हैं, पाउंड को LB बोलते हैं, मीटर को M बोलते हैं, किलोमीटर को KM बोलते हैं, एम्पेयर को AMP, फीट को FT बोलते हैं, और यार्ड को YD बोलते हैं, माइल्स पर हार को MPH बोलते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक टर्म है जो किसी मेजरमेंट के लिए, वेट के लिए यूज़ की जाती है, और इनको अपनी एब्रीविएशंस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कॉमनली नोन है। उसी तरह से कुछ केमिकल सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया Ca, हाइड्रोजन हो गया H, H2O आपका वाटर के लिए यूज़ हो गया, NaCl यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, Al आपका एल्यूमिनियम हो गया। तो इस तरह से कुछ आपके पास केमिकल सिंबल्स भी हैं जो आपको मेडिकल साइंस में दिए हैं। ठीक है, तो इन सारी सिंबल्स का यूज़ करके आप अपनी किसी भी पैराग्राफ को शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर एब्रीविएशंस यूज़ करके आप एक लंबे पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा पैराग्राफ बना सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड बोलती है कि ये तो हुआ एब्रीविएशंस की बात, क्या होगा अगर हमारा जो वर्ड है वो प्लूरल हो। अगर वर्ड हमारा प्लूरल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि वर्ड प्लूरल है, या तो S लगा दो, ठीक है, या तो S लगा दो, या उसको डबल कर दो। डबल कब करो और S कब लगाओ, आइए देखते हैं। अगर आपका जो एब्रीविएशंस है वो सिंगल वर्ड है, सिंगल अल्फ़ाबेट है, यानी कि जैसे कि आपने पेजेस के लिए सिर्फ P लिखा था, तो पेज P, पेजेस के लिए आप PP कर दो, यानी कि बहुत सारे पेजेस है हमारे पास, तो उसके लिए आप PP कर दो। लेकिन अगर आपके जो एब्रीविएशंस है उसमें एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं, तो उसके अंदर क्या लगा दो, उसके अंदर आप लगा दो S, जैसे MAs, MPs, कैप्टन्स, तो उसके लिए आप लगा दो S। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इन रूल्स के लिए, यानी कि अगर आप किसी के साथ S लगा रहे हो तो पहले चेक करो क्या बहुत ही कॉमनली नॉन किसी और की एब्रीविएशंस तो नहीं बन गई। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर है, यहाँ पर मिस्टर के साथ अगर S लगा दिया जाता तो क्या बनता, मिसिस, बट वो तो किसी और का एब्रीविएशंस है ना जो बहुत कॉमनली यूज है, तो मिस्टर के साथ S लगा के आप मिसिस बनाओगे तो मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो उसके फॉर्म के अंदर आप वहाँ पर S ना लगाकर आप क्या करोगे, उसका अलग देखो। तो यहाँ पर एक जो वेल नोन है मिस्टर के लिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है मैसर्स। ऑल्दो मैसर्स आपके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी बोला जाता है, बट ग्रुप ऑफ मेल पीपल उनको भी क्या बोला जाता है, उनको मैसर्स बोला जाता है। तो मिस्टर का अगर आपको प्लूरल करना है तो आप मैसर्स कर सकते हैं, और आप उसको मिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग वेल नोन क्या है, एक एब्रीविएशंस है। क्लियर, चलो जी। अब बोलता है कि अगर हम साइंटिफिक या फिर क्वांटिफाइंग वाली चीज़ों के साथ भी S लगा सकते हैं, नहीं। जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उनका सेम रहता है। जैसे कि 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो केजी ही रहेगा, केजीज नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मीटर को चेंज करना है तो मीटर ही रहेगा, मीटर्स नहीं बनेगा। तो उसके अंदर आपका कोई एब्रीविएशंस के अंदर S या ES नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप हर एक एब्रीविएशंस में S लगा रही हो। सपोज आपने S लगाते हुए आगे पोस्टोफी लगाई हुई है, तो उसका मतलब क्या है, आप प्लूरल फॉर्म बता रहे हो, नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लूरल फॉर्म बता रहे हो। जब पोस्टोफी S लगता है तो वो रिलेशनशिप शो करता है की, का, के, यानी कि इसका पर्टिकुलर जिस भी वर्ड के साथ यूज कर रहे हैं उसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी यूज हो सकता है, मध्य प्रदेश के लिए भी यूज हो सकता है, और MPs यानी कि MP का, MP की या MP के लिए। तो यहाँ पर आप रिलेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो पोस्टोफी S लगा है वो किस लिए लगा है, रिलेशनशिप। जब आप पॉजेसिव S लगाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, तो S तो यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने पोस्टोफी S लगा दिया तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप बता रहे हो, और आपकी एब्रीविएशन क्या होने वाली है, फिर गलत हो जाएगी अगर आप S से पहले पोस्टोफी S लगा देते हैं तो। क्लियर है, चलें आगे। चलो जी, एब्रीविएशंस के बाद हम लोग अभी आ जाते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेसेस के ऊपर। इडियम्स और फ्रेसेस क्या होते हैं, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना अपने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें टाइप्स, तो उस तरह से होता है कुछ इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो इडियम्स एंड फ्रेसेस पढ़ने से पहले हम ये सीखते हैं कि सिनेरियो में इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों।
यानी कि ये सिनेरियो जब बना तो इंग्लिश के अंदर हम लोगों को कब पता चला कि इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ने चाहिए हमें इंग्लिश के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं जो हमने कभी बचपन में पढ़ा था, गो। गो का मीनिंग क्या होता है? जाना। लेकिन जब हम बच्चे बड़े हुए ना तो हमने देखा यार ये गो बड़ी अजीब सी समस्या है, हमेशा जाता है, कहीं ना कहीं अपना मतलब बदल के आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एवर कोट अ मुंबई नंबर एट फर्स्ट गो। क्या कभी पहली बार में मुंबई का नंबर लगा? अरे यहाँ पर तो गो का मतलब क्या हो गया? बार, पहली बार। तो फर्स्ट गो मतलब पहली बार, तो पहली बार में कोई काम हुआ नहीं, तो यहाँ पर तो गो का मतलब बार हो गया। आगे बढ़ते हैं, ही इज ऑलवेज ऑन द गो, वह हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो गो का मतलब तो जाना होता था, यहाँ पे हो गया कि हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कार्यरत है या फिर हमेशा चलता रहता है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर गो ने तो अलग अलग मतलब बना लिए, कहीं पे बार का मतलब है, कहीं पे ये कार्यरत रहता है। तो गो एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड बन चुका है। अब ये उतना सिंपल नहीं है जितना हमें अपने बचपन में सिखाया जाता था। चलो जी, हो सकता है गो में कुछ गड़बड़ हो। अगला वर्ड ले लेते हैं, फॉल। फॉल का क्या है? एक स्पैरो फॉल, यानी कि चिड़िया ऊपर से नीचे गिर गई। हाँ, नीचे गिरना तो वही है जो हमने बचपन में सीखा था, लेकिन द रोमन एम्पायर्स फॉल, यानी कि रोमन जो एम्पायर है वो गिर रहा है पूरा। वैसे तो फॉल का मतलब गिरना ही है, बट स्टिल इसके जो मीनिंग है वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं। यानी कि किसी का बिजनेस डाउन जा रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, उसको भी हमने फॉल बना दिया। गिरना, कुछ चीज़ गिर रही है तो उसके लिए भी हमने क्या वर्ड यूज़ किया? हमने उसके लिए भी फॉल यूज़ किया। तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ड के कनोटेशंस चेंज होने के कारण हमें ज़रूरत महसूस हुई कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस के अपने मीनिंग होने चाहिए। फ्रेजेस को पढ़ने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि गो को अगर हमने सिंपल वर्ड डाउन, गो का मतलब क्या होता है? जाना। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, यानी कि नीचे जाना। गो डाउन, जाना नीचे या नीचे जाना। तो चलो जी, ये तो हमें समझ में आ गया। आगे क्या है? लुक एट द बॉक्सर गोइंग डाउन ऑन द फर्स्ट काउंट इन द कंपनी ऑफ डाउन गो हैज चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। एग्जाम्पल क्या था हमारा? द बॉक्सर गोइंग डाउन ऑन द फर्स्ट काउंट। जो बॉक्सर है वो पहली बार में ही चला गया, पहली बार में ही हार गया। तो यहाँ पर गोइंग डाउन का मतलब क्या था? वो हार चुका है ये मैच, यानी कि इस मैच से वो नीचे चला गया। तो यहाँ पर गोइंग डाउन ने अपना जो मतलब है बिल्कुल ही मतलब अप्रोच से ही बाहर कर दिया। हम तो सोच रहे थे नीचे जाना या कुछ ना कुछ मार्क्स के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब बियॉन्ड रिकॉग्निशन है, पता ही नहीं कहाँ से चेंज हो गया। तो ये क्यों चेंज हो रहा है देखते हैं। उससे पहले एक और देखते थे, थिंक ऑफ अ चर्चिल who would go down in the history as the man who saved England from total collapse। यानी कि एक पर्सन है चर्चिल। आपको क्या लगता है कि चर्चिल जो है वो हिस्ट्री के अंदर इतना फेमस हो गया, यानी कि हिस्ट्री के अंदर जब वो था तो उसने क्या किया था? इंग्लैंड को हमने फेमस कोलैप्स होने से, यानी कि ख़त्म होने से, नष्ट होने से बचाया था। तो चर्चिल क्या है? एक हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि चर्चिल एक हिस्ट्री के अंदर फेमस किरदार बन चुका है। हु वुड गो डाउन इन द हिस्ट्री, तो चर्चिल अब कहाँ जाएगा? हिस्ट्री के अंदर जाएगा, यानी कि हिस्ट्री का एक फेमस। बोला जाता है ना किसी को, सुनहरे शब्दों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, इतिहास के सुनहरे शब्दों में, तो चर्चिल वो है। तो यहाँ पर गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब क्या होगा? सुनहरे शब्दों में हिस्ट्री में वो आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? गो डाउन ने अपना मतलब बदल लिया। गो डाउन का मतलब तो होता है नीचे जाना, लेकिन अब वो क्या है? हिस्ट्री के अंदर छप चुका है। तो गो डाउन के अपने अपने मीनिंग है। तो ये क्यों आए? ये इसीलिए आए क्योंकि दो शब्दों ने जब मिला आपस में तो उन्होंने कोई नया ही अपनी एक अलग दुनिया बनाई। वो अलग दुनिया किससे बनती है? उस अलग दुनिया बनती है हमारे बोलने के अंदाज से, हमारी कहावतों से, यानी कि हमारी पेक्यूलियर लैंग्वेज से। पेक्यूलर होता है स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी कि हम किसी चीज़ को बोलने के लिए, जैसे शाबाश, वाह, इन चीज़ों को यूज़ करते करते हम लोगों ने क्या बना दिया? उसके साथ एक कनोटेशंस अटैच कर दी, एक पेक्यूलियर चीज़ अटैच कर दी। जब हमने उसके साथ कुछ पेक्यूलियर अटैच किया तो उस पेक्यूलियर एक्सप्रेशंस को बोला गया इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, यानी कि इडियम्स बना दिए गए हमने। देखिए, अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन गो डाउन विल नॉट हेल्प, क्योंकि गो का मतलब जाना, डाउन का मतलब नीचे, लेकिन सेंटेंस में बन के तो ये कुछ और ही बन जाता है। तो क्या बोलता है? एंड दिस हैपन्स वेरी ऑफन मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश। गो डाउन हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन इट्स ओन राइट एंड इट्स पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। दिस इज एन ईडियम, ये एक ईडियम है, तो एज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन पेक्यूलियर टू अ लैंग्वेज। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में ये ईडियम क्यों यूज़ की गई, किसके लिए यूज़ की गई, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें क्यों बताते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में बोले नाक को चने चबाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कभी नाक ने चने चबाए होंगे। इसका मतलब यही है ना कि उससे बहुत मुश्किल काम करवाना या उसको हरा देना या उसको बहुत डिफिकल्ट टास्क देना। As such, idioms are not peculiar to English language alone. They are found in other languages as well. ऐसा नहीं कि idiom सिर्फ इंग्लिश ब्रिटिशर्स नहीं बनाई थी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, अदर लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाएगी। तो अदर लैंग्वेजेस की भी कई बार जो है ट्रांसलेट की जाती हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को, जिस इडियम्स को जहाँ से पढ़ते हैं हमें वही, क्योंकि अगर हम अपने हिंदी वाली कहावतों को एग्जैक्ट इंग्लिश में चेंज करेंगे तो बिल्कुल उसका मीनिंग बहुत ही अपोजिट हो जाने वाला है। वो मीनिंग नहीं निकलेगा जो एक्चुअल में उस कहावत का है। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हुए
हमें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग्स को नहीं लेना, हम अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेंस सेम आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ऑल सच कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फंक्शन आर नोन एज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, यानी कि वो जो स्पेसिफाइड वर्ड्स जो आपने यूज़ किए हैं वो किसी पेक्यूलियर यानी कि स्पेसिफाइड तरीके से ही यूज़ किए हैं, तो स्पेसिफाइड तरीके से शब्दों को यूज़ करना इज नोन एज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स वही हैं जो किसी ना किसी टाइम पर किसी लैंग्वेज से पेक्यूलियर निकली थी कि किसी बात को बोलने का शब्द एक्चुअल में है क्या, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? इडियम्स जो होते हैं वो फ्रेज होते हैं। फ्रेज यानी कि वो कंप्लीट पूरा सेंटेंस नहीं होते, वो कुछ सेंटेंस में लिखे होते हैं और वो कुछ सेंटेंस हमें बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। यानी कि फ्रेज क्या है? फ्रेज एक सेंटेंस नहीं है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस तो नहीं बोलते लेकिन फिर भी उनका अपना एक मीनिंग निकलता है, वो सेंसिबल होते हैं। जैसे कि ऑन द हिल, हिल के ऊपर, अबाउट टाउन, टाउन के बारे में कुछ बता रहे हो, अंडर द ट्री, तो ये सब क्या है? इडियम्स, फ्रेजेस हैं ये सब। और कुछ फ्रेजेस इतने फेमस हो गए कि उनका अपना एक मीनिंग बन चुका। जैसे कि हम देखते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब लाना, अप का मतलब ऊपर, ऊपर लाना, ठीक है। अगर हम वैसे ब्रिंग अप को यूज़ करें तो किसी चीज़ के लिए हम ये करेंगे किसको ऊपर लेके आओ, ब्रिंग इट अप। तो आगे क्या है? ब्रिंग अप को वैसे यूज़ किया जाता है किसी के भरण पोषण के लिए, पालन के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को फ्रॉम द वेरी जीरो टू अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर लेके जाना। तो अगर हम ब्रिंग अप को डिक्शनरी के अंदर सर्च करेंगे तो डिक्शनरी के अंदर निकलेगा रियर। रियर का मतलब होता है किसी का भरण पोषण करना। तो सिर्फ ब्रिंगअप को भरण पोषण तक लिमिटेड करना ये सही नहीं है, क्योंकि ब्रिंगअप बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ हो सकता है, बहुत सारे सेंटेंसेस को कवर कर सकता है। तो रियर इज़ अ पुअर सब्सटीट्यूट फॉर ब्रिंगअप। तो यहाँ पर डिक्शनरी लैंग्वेज आपकी कंप्लीटली यूज़ नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि जो ईडियम्स होती हैं वो ईडियम्स किसी की तारीफ कर सकती हैं, किसी के लिए एडवर्ब का काम कर सकती है, किसी के लिए नाउन बन सकती है। यानी कि ईडियम्स आर द सोर्स ऑफ स्पार्कल एंड पॉलिश, यानी कि ईडियम से हम कोई बहुत अच्छी बात किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं, फेयरली टेल की टाइम से बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी की तारीफ करनी है, ईद का चांद, आप तो बड़ी ईद का चांद हो गए हो, हमें किसी को मिस यू बोलना है कि आप तो दिखते ही नहीं हो आजकल, तो यही बोलेंगे ना हम उसको कि ईद का चांद हो गए हो आप तो, ठीक है। द लिस्ट बिलो इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। अब नीचे कुछ लिस्ट आपको मिलेगी, यानी कि अगली स्लाइड्स के अंदर आप कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही है। दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव, यानी कि अभी और भी एड ऑन हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में कुछ ही चीज़ें लिखी गई हैं तो वो कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो और भी इडियम्स पढ़ सकते हैं अपने पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के साथ। तो अ ग्लैंस एट दैम विल ब्रश अप योर मेमोरी। जब आप उन्हें देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने वो इडियम्स पहले भी पढ़े होंगे अपने क्लासरूम में, तो आपकी मतलब जो पुरानी वाली चीज़ें हैं वही ब्रश अप होंगी आपको। तो आइए देखते हैं इन एब्रीवेशंस के अंदर क्या बोला गया है। तो कुछ एब्रीवेशंस हैं जैसे टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब है एक्सपेल, किसी को एक्सपेल करना या निकाल देना वहाँ से। टर्न अप, टर्न अप मतलब समथिंग अचानक से कहीं आ जाना, टू अपीयर एट सम प्लेस। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब किसी की रिक्वेस्ट को खारिज करना। ये जितनी भी इडियम्स यहाँ लिखी हुई हैं ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर काम आने वाली हैं। जो टर्न आउट, टर्न अप एंड टर्न डाउन है ये तो लीगल सिनेरियो में आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ हैं आपके पास जैसे बीट बैक। बीट बैक मतलब वापस से मारना। बीट बैक का मतलब है जब आप किसी की हेल्प करने गए तो आपको दोबारा से ही वहीं उसी सिचुएशंस में फंसा दिया गया। जैसे कि द फायरमैन व बीटन बैक बाय द फ्लेम्स, यानी कि फायरमैन गए थे फायर बुझाने के लिए लेकिन उनके ऊपर दोबारा हमला हो गया, यानी कि उनके ऊपर ही अटैक हो गया, किससे? फ्लेम से। और जो बिल्डिंग है वो बच नहीं पाई, बिल्डिंग वॉज रिड्यूस्ड टू द एशेस। अगला देखते हैं बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू का मतलब क्या? उसको नीचे करो, यानी कि टू अमाउंट टू। बॉयल डाउन टू का मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा या फिर इसका निष्कर्ष ये निकला, हिज एंटायर आर्ग्यूमेंट बॉयल डाउन टू द फैक्ट दैट ही वुड नॉट जॉइन द मूवमेंट अनलेस ही सॉ सम मॉनेटरी गेन इन इट। तो उसके जितने भी भाषणबाजी है, जितना भी आर्ग्यूमेंट उसने किया, उन सब का निष्कर्ष बॉयल डाउन टू द फैक्ट मतलब उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन ये था कि वो किसी भी ऐसी मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करेगा जिसमें उसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना मिले। जब तक उसे कोई मॉनेटरी मुनाफा नहीं होगा तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। तो ब्रिंग डाउन टू का मतलब अगर हिंदी वर्जन में बोलूँ तो किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना या टू अमाउंट टू, ठीक है। आगे क्या है? आगे है कास्ट असाइड। कास्ट असाइड मतलब किसी को बिल्कुल साइड कर देना। जैसे कि पीपल नॉर्मली कास्ट असाइड ट्रूथ एंड ऑनेस्टी फॉर इमीडिएट गेन्स। लोग क्या करते हैं? जल्दी पैसा कमाने के लिए अपनी ऑनेस्टी, अपनी सच्चाई सबको साइड में रख देते हैं, ठीक है। आगे है कट ऑफ विद अ शीलिंग।
कट ऑफ विद अ शीलिंग का मतलब ये होता है कि ये जनरली एक फैमिली के लिए यूज़ होता है जहाँ पर आपसी तनाव के कारण अपनी फैमिली के हिस्से में से सामने वाले को निकाल दिया जाता है। फैमिली मैटर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कट ऑफ विद अ शीलिंग। तो इसका मतलब क्या है, टू गिव समवन अ मेयर ट्रिफल इन द विल। मेयर ट्रिफल मतलब शायद तुच्छ, ना के बराबर ही कोई हिस्सा मिलेगा, इन द विल मतलब उसकी जायदाद में। एग्जाम्पल देखो, द फादर वॉज सो एंग्री विद द सन ओवर हिज मैरिज दैट ही कट हिम ऑफ विद द शीलिंग। यानी कि उसके पापा अपने बेटे से इतने नाराज थे उसकी शादी के लेकर कि उन्होंने उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, या फिर अपनी जायदाद में बहुत ही कम हिस्सा दिया होगा जो कि ना के बराबर था। ठीक है, आगे क्या है, आगे है ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो क्या बोलता है कि यू आर इवन इफ यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन योर फॉल्ट्स कैन नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर। यानी कि ऑल्दो आप क्या हैं, एक इम्पोर्टेंट इंसान है, यानी कि एक महत्वपूर्ण पर्सन है, उसके बावजूद आपकी गलतियां माफ़ नहीं की जाएंगी, आपकी गलतियां इग्नोर नहीं की जाएंगी। ठीक है, आगे है लेबर अंडर। लेबर समथिंग जो श्रमिक होते हैं हमारे, यानी कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं। तो लेबर अंडर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से डिसएडवांटेज मिलना या फिर किसी चीज़ से आपको तनावपूर्ण स्थिति में डल जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस नॉट लेबर अंडर द डेल्यूजन दैट आवर फ्रेंड्स विल कम टू आवर एड इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी। डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब भरम है हमें कि हमारे दोस्त आएंगे और हमारी मुश्किल समय में हेल्प करेंगे। तो अगर ये डिल्यूजन हम लेकर बैठेंगे तो हमें क्या होगा, ट्रबल होगा, यानी कि हमें उस डिसएडवांटेज से सफ़र करना पड़ेगा। इसने क्या लिखा, नॉट लेबर अंडर, यानी कि हमें इसका सफ़र नहीं लेना चाहिए, यानी कि इस भ्रम से हमें सफ़र नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है प्ले ऑफ अगेंस्ट। प्ले ऑफ अगेंस्ट का अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना। यानी कि आपके पास दो पार्टीज है, एक पार्टी को आपने यूज़ किया दूसरी पार्टी से बदला लेने के लिए, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए एक पार्टी को दूसरी पार्टी से लड़वा दिया। ठीक है, क्या है इसके अंदर, इट बेस्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स टू प्ले ऑफ वन पुअर नेशन अगेंस्ट द अनदर। यानी कि अपने सुपर पावर्स को बचाने के लिए आपने एक नेशन को दूसरे नेशन के खिलाफ यूज़ किया। ठीक है, आगे है पुल वन थ्रो। पुल वन थ्रो का मतलब है किसी की हेल्प करना या फिर किसी को रिकवर, यानी कि किसी को गड्ढे से निकाल कर लेके आना। क्या बोलता है, आर्म्ड विद द लेटेस्ट मेडिसिन द डॉक्टर विल पुल हिम थ्रू। यानी कि डॉक्टर के पास अच्छी खासी मेडिसिन है, जो नई नई टेक्निक्स है उनके साथ मेडिसिन है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उस इंसान को जल्दी रिकवर कर देगा। पुल हिम थ्रू मतलब अपनी बीमारी से खींच लाएगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पर वर्ब, यानी कि अब कुछ काम करते हैं। कास्ट का मतलब किसी को कास्ट करना, किसी को लेना अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, या फिर किसी के किरदार को एक्सप्लेन करना, या फिर कैच पकड़ना, कट काटना, फोल गिरना। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स यूज हैं, उन वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपके इडियम्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट अ स्लर अपॉन। कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब क्या होता है कि अपने ही ऊपर धब्बा लगाना। बाय अ वर्ड और एक्ट कास्ट अ स्लाइट रिप्रोच ऑन समवन, यानी कि अपने ही शब्दों के साथ या कोई अपने शब्द या अपने एक्शंस के द्वारा किसी के नाम पर धब्बा लगा सकते हैं। जैसे कि मैनी अ मैन कास्ट अ स्लर ऑन देयर ऑन गुड नेम बाय सम मीन एक्ट। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही नाम पर धब्बा लगाते हैं, किसके द्वारा, कुछ गंदी हरकतें करके या फिर कुछ मीन एक्ट करके या फिर कुछ ऐसी हरकतें करके जो कि ऑनेस्ट नहीं थी या फिर फेयर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू कैच अ टर्टर। वैसे तो ये टर्टर नहीं है, वैसे इसे टाटर बोलते हैं। टाटर, टू कैच अ टाटर, टाटर का मतलब होता है आपका किसी भी एडवर्स या आर्ग्यूमेंट्स में फॉल करना। तो यानी कि आप क्या करते हो, आप सामने किसी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फंस जाते हैं। तो व्हेन हिटलर मार्च्ड ऑन टू रशिया ही हार्डली न्यू दैट ही वुड कैच अ टार्टल इन द टफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। यानी कि जब हिटलर कहाँ गया, रशिया के अंदर गया, तो उसे शायद नहीं पता था कि वो वहाँ पर किसी द्वेष के अंदर फंसने वाला है, किसी एडवर्सरी के अंदर, यानी कि किसी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फंसने वाला है। टू कैच अ टार्टर का मतलब आता है आपने कुछ ऐसे काम कर लिया कि जिससे आप आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फंस चुके हैं। ठीक है, आगे है आपका टू कट द गॉर्डियन नॉट। जो गॉर्डियन नॉट होता है इसका मतलब ये होता है बहुत ही मुश्किल कोई समस्या है। नोट्स का मतलब वैसे वो गांठें होती हैं, लेकिन गांठें यहाँ पर समस्या के लिए यूज हुआ है और गॉर्डियन इज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव है काइंड ऑफ, कि बहुत ही मुश्किल है, जटिल समस्या है कोई आपके पास। तो कट द गार्डियन और नॉट का मतलब है टू रिमूव डिफिकल्टी बाय बोल्ड और अनयूजुअल मेजर्स। यानी कि आपने कुछ ऐसे एक्शन उठाए हैं जिसकी वजह से आपने अपनी कोई डिफिकल्टी को रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि क्या है, द इंडियन पार्लियामेंट थ्रू आउट द बिल फॉर एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेज। एक बिल बनाया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेज के लिए। तो गवर्नमेंट कट द गॉर्डियन नॉट बाय एबोलिशिंग द पर्सेज थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पता चला कि मेरी जनता इस बिल से खुश नहीं है, तो उन्होंने अपनी उस जटिल समस्या का निपटारा कैसे किया,
उसको आपने एक ऑर्डिनेंस की यानी कि अपने एक ऑर्डर द्वारा कैंसिल कर दिया। एबोलिशिंग का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू फॉल टू समवन्स लॉट। लॉट का मतलब होता है हिस्सा। अगर कोई आपके हिस्से में आ जाए तो वो आपकी क्या बनेगा, जिम्मेदारी। आप गलती से किसी और के पक्ष में चले गए तो अब उसको आपको संभालना उसकी जिम्मेदारी है ना। टू फॉल टू समवन्स लॉट मतलब टू बिकम समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, इट हैज़ फॉलन टू द लोट ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द फादर, यानी कि फादर के डेट्स पे करने की जिम्मेदारी हमेशा बड़े बच्चे के कंधे पर आती है, ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी किस पर गई, फॉल ऑन टू समवन्स लोट यानी कि फॉल ऑन द एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, टू गेट द अपर हैंड और टू गेट द बेटर ऑफ। टू गेट द अपर हैंड मतलब किसी से ऊपर होना या किसी से बेटर मिलना, यानी कि प्रिवेल करना किसी से। तो हरी गोट द बेटर ऑफ सुरेश इन डिग्री एग्जामिनेशन, तो हरी को सुरेश से बेटर मार्क्स मिले, ठीक है। टू गिव समवन द स्लिप, टू गिव समवन द स्लिप मतलब किसी को चकमा दे जाना। स्लिप का मतलब वैसे तो होता है स्लिप हो जाना, तो टू डोज समवन, डोज का मतलब होता है चकमा देना। टू डोज समवन हु इज लुकिंग फॉर यू, जो आपको ढूंढ रहा है आपने उसको क्या किया, चकमा दे दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस हैड नियरली अरेस्टेड द डकैट्स, पुलिस ने लगभग अरेस्ट कर ही लिया था डकैट्स को। व्हेन द लेटर, लेटर मतलब डकैट्स, गेव देम द स्लिप, उन्होंने उनको स्लिप दे दिया यानी कि उन्होंने उनको चकमा दे दिया। एंड हीड हिमसेल्फ इन द चंबल रेविन्स, और चंबल के अंदर वो जाकर छुप चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ गिव एंड द टेक पॉलिसी। गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब इस हाथ दे और इस हाथ ले। तो ये जब गिव एंड टेक पॉलिसीज चलती है तभी आपके कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल कंसेशंस होते हैं, क्या तो चलते हैं, यानी कि पॉलिसीज अच्छे से चलती है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी अलोन कैन रीस्टोर पीस बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर शांति बनाए रखनी है तो वहाँ पर गिव एंड टेक पॉलिसी आपको अपनाना पड़ेगा, यानी कि कुछ उनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे और कुछ आपको उनसे लेने होंगे। लेना देना बरकरार रहेगा तभी आपकी दुश्मनी शांत रह सकती है, ठीक है। आगे है टू गो टू द रैक एंड र्यून, यानी कि किसी भी ऐसी वजह से, यानी कि जिस चीज़ को आप रोक सकते थे किसी सिचुएशंस को और आप उस सिचुएशंस को ना रोक पाए, यानी कि अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से आप बर्बाद हो चुके हो, ठीक है। मेन इसका मतलब होता है टू गो टू द रैक एंड र्यून, कि आप अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। रीच अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर थ्रू नेग्लेक्ट, यानी कि आप बर्बाद हो चुके हैं अपनी ही लापरवाही की वजह से। इफ़ अ बिग वॉर कम्स आवर इकोनॉमी विल गो टू रैक एंड र्यून, यानी कि इस बिग वॉर को अगर हमने आज नहीं रोका तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। आगे है हमारे पास टू हैव अ बोन टू पिक विद। टू हैव अ बोन टू पिक विद का मतलब ये होता है कि आपके बीच में कुछ ऐसी बात है जो आपको हर्ट कर रही है सामने वाले की एंड, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच की कोई बात है, मैंने आपके बारे में कुछ बोला और आपको पूरी बात नहीं पता शायद, और आप मुझसे क्या हैं, आप मुझसे नाराज़ हैं। तो आप मुझसे बदला ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, या फिर आप अभी तक जब तक नाराज़ नहीं हैं तो आपके पास एक बोन है, यानी कि एक रीज़न है मुझसे नाराज़ होने का, मुझसे एक्सप्रेशंस यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन मांगने का। तो क्या है, टू हैव अ डिफरेंस विद अ पर्सन दैट हैज़ नॉट येट बीन फुली एक्सप्रेस्ड। तो टू हैव अ बोन टू पिक विद का मतलब क्या है, आपके और मेरे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो इस वजह से हैं क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया है, यानी कि आधी बातें सुन के कान का कच्चा टाइप्स, तो आधी बातें सुन के आप क्या करते हो, अपने डिफरेंसेस बना लेते हो, ठीक है। द एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैव अ बोन टू पिक अप विद द पुलिस। जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट जो यूज़ होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऐसे इंसान के लिए यूज़ होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम पॉलिटिक्स लेफ्टिस्ट हैं, हैव अ बोन टू पिक विद द पुलिस एंड इफ एवर दे कम टू पावर। तो उनके पास क्या है, पुलिस से हिसाब मांगने को बहुत कुछ है, जब भी वो पावर में आएंगे तो उनसे क्लियरेंस मांग सकती हैं या फिर उनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सारी अनसुनी अनकही बातें हैं जो उन्हें पता ही नहीं है, या फिर उन्हें ऐसी बातें पता है जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है पूरी, किसी ने क्यों बोला, किस लिए बोला, बट वो अपनी द्वेष के अंदर बैठे हैं अभी तक। तो उस चीज़ को बोलेंगे टू हैव अ बोन टू पिक विद, ठीक है। ये कुछ ईडियम्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, तो ये ईडियम्स तो आपको करने ही हैं, इसको राइट डाउन भी करना और आपको इसको लर्न भी करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए और लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।